दुनिया पर राज कौन करता है? कुछ दशकों पहले तक इसका जवाब शायद काफी सीधा साधा था, पर आज तो ग्लोबल पावर का पूरा नक्शा ही हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। अब दुनिया का कोई एक बॉस नहीं है, बल्कि पावर के कई सेंटर्स हैं जो एक दूसरे से मुकाबला भी कर रहे हैं और सहयोग भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नए खिलाड़ी आखिर हैं कौन और हमारे आने वाले कल के लिए इसका क्या मतलब है। याद है 1951 का दौर, जब सोवियत संघ टूटा तो दुनिया ने एक यूनिपोलर मूवमेंट देखा। ऐसा लगा कि अब सिर्फ एक ही सुपर पावर है, अमेरिका। पर क्या वो बात आज भी सच है? आज अगर हम चारों तरफ देखें तो कई नए और ताकतवर दावेदार मैदान में आ चुके हैं। तो सवाल अब ये नहीं है कि वो यूनिपोलर दुनिया खत्म हो गई है या नहीं। सवाल ये है कि उसकी जगह आखिर ली किसने है। और इसका जवाब हमें मिलता है मल्टीपोलर वर्ल्ड के आइडिया में। इसका सीधा सा मतलब है कि पावर अब किसी एक देश के हाथ में नहीं है, बल्कि कई पावरफुल देशों और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच बट गई है। और जानते हैं क्या? हर कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल एक ही तरीके से नहीं करता। तो चलिए इन्हीं बड़े खिलाड़ियों को थोड़ा करीब से देखते हैं और शुरुआत करते हैं इतिहास के एक बहुत ही अनोखे एक्सपेरिमेंट से। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। सोचिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो जंग की राख से पैदा हुआ, और ये कोई जीत हार से नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर एक ग्लोबल पावर बना। तो सवाल ये है कि जो महाद्वीप सदियों से एक दूसरे से लड़ता रहा, वो आखिर एक साथ आया कैसे? देखिए, ये सब कुछ धीरे धीरे और बहुत सोच समझ कर हुआ। शुरुआत हुई 1951 में। आइडिया ये था कि जंग के जो सबसे ज़रूरी सामान हैं, यानी कोयला और स्टील, क्यों ना उनका कंट्रोल साझा कर लिया जाए, ताकि आगे कोई जंग हो ही न सके। फिर 1957 में ये एक कॉमन मार्केट बन गया। 1992 आते आते एक पॉलिटिकल यूनियन, और 2002 तक तो इनकी अपनी करेंसी यूरो भी आ गई। ये वाकई एक कमाल की कहानी है कि कैसे इकोनॉमी को जोड़कर एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल ताकत बनाई गई। यूरोपियन यूनियन कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए बस इन नंबर्स को देखिए। इसकी कंबाइंड जीडीपी करीब करीब $19 ट्रिलियन है। ये इसे अमेरिका के टक्कर की इकोनॉमिक सुपर पावर बनाता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इस ताकत का मतलब है ग्लोबल ट्रेड पर ज़बरदस्त असर और दुनिया भर के लिए रूल्स सेट करने की क्षमता। ऐसे रूल्स जिन्हें बाकी देशों को भी मानना पड़ता है। लेकिन देखिए, यूरोपियन यूनियन की पावर के दो पहलू हैं। एक तरफ तो इसकी इकोनॉमिक पावर है, जिसमें कोई शक नहीं, एक सिंगल मार्केट, यूरो जैसी करेंसी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी जगहों पर इसका दबदबा। पर दूसरी तरफ इसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, फ्रांस की वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी एक सीट है, डिफेंस बजट भी काफी बड़ा है, पर अक्सर फॉरेन पॉलिसी के मुद्दों पर ये एक आवाज में बात नहीं कर पाते, और यही चीज कभी कभी दुनिया पर इनके असर को थोड़ा कम कर देती है। तो अगर यूरोपियन यूनियन एक टाइट सेंट्रलाइज मॉडल है, तो हमारा अगला पावर सेंटर आसियान हमें एक बिल्कुल ही अलग रास्ता दिखाता है। यह है आपसी सहमति और एक दूसरे के मामलों में दखल न देने से बनी ताकत। एशियन का पूरा ढांचा 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला है सिक्योरिटी, ताकि इस रीजन में शांति बनी रहे। दूसरा है इकोनॉमी, ताकि सब मिलकर तरक्की करें। और तीसरा है सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ताकि अलग अलग कल्चर वाले लोगों के बीच रिश्ते मजबूत हों। ये तीनों मिलकर एक ऐसा विजन बनाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जोर स्टेबिलिटी यानी स्थिरता पर दिया जाता है। लेकिन जो चीज आसियान को सबसे अलग बनाती है, वो है इसका काम करने का तरीका। इसे आसियान वे भी कहते हैं। इसके कुछ सीधे साधे नियम हैं। एक दूसरे के घरेलू मामलों में दखल नहीं देना, सारे फैसले सबकी सहमति से लेना और टकराव की जगह बैठकर आराम से बात करना। ये स्टाइल यूरोपियन यूनियन के मॉडल से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ आपसी तालमेल और हर देश की आज़ादी को सबसे ऊपर रखा जाता है। और ये तरीका काम कर गया है। एक स्टेबल माहौल बनाकर आसियान आज $3.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा की जीडीपी वाला एक इकोनॉमिक हब बन चुका है। और आरसीईपी जैसे दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड एग्रीमेंट में इसका सेंट्रल रोल साबित करता है कि शांत डिप्लोमेसी से भी दुनिया में कितना बड़ा इकोनॉमिक असर डाला जा सकता है। चलिए अब रीजनल ग्रुप से हटकर एक ऐसे देश की बात करते हैं जिसने अकेले ही ग्लोबल इकोनॉमी की शक्ल बदल दी है, चीन। पिछले कुछ दशकों में इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो सच में हमारे समय की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। चीन की कहानी शुरू हुई 1978 में, जब उसने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोलने का एक बड़ा फैसला लिया। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2001 में, जब वो डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ और ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन गया।
और फिर 2013 में आया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसने ये साफ कर दिया कि चीन अब सिर्फ ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि उसे अपने हिसाब से आकार देना चाहता है। इसकी ग्रोथ कितनी जबरदस्त है, इसे समझने के लिए 3 हैरान करने वाले नंबर्स देखते हैं। पहला, इसकी इकोनॉमी। अनुमान है कि ये $18 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो सीधा सीधा अमेरिका को टक्कर देती है। दूसरा नंबर, और शायद सबसे जरूरी, इसका इंसानों पर असर है। 80 करोड़ लोग, इतने लोगों को इस ग्रोथ की वजह से गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये मानव इतिहास में गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और तीसरा नंबर, फ्यूचर की इंडस्ट्रीज पर इसका कंट्रोल। जैसे दुनिया के 80% सोलर पैनल्स अकेले चीन बनाता है। तो ये तीनों नंबर्स मिलकर एक नई इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ईयू, आसियान और चीन पर ही खत्म नहीं होती। ये ग्लोबल शतरंज की बिसात और भी बड़ी और पेचीदा है। कई और जरूरी खिलाड़ी भी हैं जो अपनी जगह बना रहे हैं। इस मल्टीपोलर दुनिया में हम दूसरे बड़े प्लेयर्स को भी नहीं भूल सकते, जैसे भारत, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर ब्रिक्स ग्रुप है, जो अब और भी बड़ा हो गया है और वेस्ट के दबदबे वाले सिस्टम के विकल्प बनाने में लगा है। रूस आज भी एक बड़ी एनर्जी और मिलिट्री पावर है। और हाँ, जापान, जो टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है और चुपचाप ट्रेड और इनोवेशन के जरिए अपना असर डालता है। ये सब मिलकर ग्लोबल पावर बैलेंस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो अगर इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाए तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर बनती है एक ऐसी दुनिया की जो सच में मल्टीपोलर है, जिसमें पावर के कई अलग-अलग और अक्सर एक दूसरे से मुकाबला करने वाले सेंटर्स हैं। ये चार्ट हमें इन सभी पावर सेंटर्स की अलग-अलग पर्सनालिटी दिखाता है। देखिए, ईयू का जोर गहरे इंटीग्रेशन पर है, तो आसियान फ्लेक्सिबिलिटी को पसंद करता है। चीन की पावर सेंट्रलाइज्ड है, तो ब्रिक्स एक फैला हुआ गठबंधन है। इससे एक बात साफ होती है, अब पावरफुल होने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। हर किसी की अपनी ताकत है और अपने चैलेंज भी, जैसे ईयू की अंदरूनी खींचतान से लेकर चीन का अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन। तो हमने जो सवाल शुरू में उठाया था, उसका जवाब अब बिल्कुल साफ है। वो यूनिपोलर मोमेंट अब खत्म हो चुका है। हम एक मल्टीपोलर दौर में आ गए हैं। ये दौर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कम प्रिडिक्टेबल है, और यहाँ पार शेयर की जाती है, उस पर मोल भाव होता है और अक्सर उसके लिए झगड़ा भी होता है। और यहीं पे आके हम 21वीं सदी के सबसे बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया में पावर के इतने सारे सेंटर्स एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा? क्या हम मिलकर दुनिया की बड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे या फिर दबदबा बनाने की लड़ाई में उलझे रहेंगे? इसी सवाल का जवाब हमारा और आपका, हम सबका भविष्य तय करेगा।